टेलीस्कोप शब्द से हम सभी परिचित हैं। इसका उपयोग दूर की चीजों को देखने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हम टेलीस्कोप के आविष्कार, विभिन्न प्रकार और एस्ट्रोनॉमी में उसके उपयोग की बात करेंगे। हैंस लिपरशे एक डच ऑप्टिशियन थे। उन्होंने सन 1608 में एक ट्यूब में 2 लेंस लगाए, जिनकी मदद से दूर की चीजें कुछ नजदीक दिखाई देने लगी। इस प्रकार उन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। उन दिनों राज्यों के बीच लड़ाइयां बहुत आम थीं, इसलिए लिपरशे ने इसे दुश्मन सेना पर दूर से नजर रखने के लिए उपयोगी साधन के रूप में प्रस्तुत किया। इसके तुरंत बाद गैलीलियो गैलीली ने अपना खुद का एक टेलीस्कोप तैयार किया, जिसका उपयोग उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए किया। इसी टेलीस्कोप की मदद से उन्होंने जुपिटर के 4 मून्स का आविष्कार किया, जिन्हें आज भी गैलीलियन मून्स कहा जाता है। इनके नाम है आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। लेकिन सूर्य को टेलीस्कोप से देखने की कोशिश में गैलीलियो ने अपनी आंखें खो दी। बेशक वो अंधे हो गए, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी के लिए एक नए युग की शुरुआत कर दी। टेलीस्कोप्स को 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है: रिफ्रैक्टर्स, रिफ्लेक्टर्स और कैटाडायोप्ट्रिक्स। आइए इन्हें हम एक एक करके समझें। रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप में सामने की तरफ एक लेंस होता है। लाइट इस लेंस से रिफ्रैक्ट होकर टेलीस्कोप में आती है, इसलिए इसे रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप नाम दिया गया है। आइए इस फिगर की मदद से समझें कि एक रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप में क्या होता है और यह कैसे काम करती है। जैसा कि हमने बताया, रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप में लेंस का इस्तेमाल होता है। सामने वाला लेंस ऑब्जेक्ट की ओर है, इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और पीछे वाला लेंस आंख के करीब है, इसलिए इसे आईपीस कहा जाता है। ये दोनों लेंस कॉन्वेक्स होते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो गुजरने वाली लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। इस पॉइंट की दूरी लेंस की फोकल लेंथ कहलाती है। ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजरते हुए लाइट रिफ्रैक्ट होती है और पॉइंट एफ पर एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। आईपीस को इस तरह रखा गया है कि इसका फोकस पॉइंट एफ पर हो। अब आईपीस से गुजरने वाली लाइट रेज फिर से पैरेलल हो जाती हैं, जिनसे हमारी आंख को ऑब्जेक्ट नज़दीक दिखाई देता है। रिफ्रैक्टर्स या लेंस वाली टेलीस्कोप की कुछ सीमाएं हैं। सबसे गंभीर समस्या साइज को लेकर है। बड़े लेंस बनाना जितना मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल उनका इस्तेमाल होता है। बड़े लेंस भारी और मोटे ही बन पाएंगे, जिससे उनमें स्फेरिकल और क्रोमेटिक अब्रेशन बहुत होंगे। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट अलग अलग रंगों में फट जाती है, जिससे एक क्रिस्प इमेज नहीं बन पाती। इसलिए एक्रोमेटिक लेंसेज ही इस्तेमाल करने होते हैं, जो थोड़े महंगे होते हैं। इन सब कारणों के बावजूद रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप नए एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा पसंद की जाती हैं, क्योंकि इन्हें मेंटेन करना और अलाइन करना आसान होता है। आइए अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की ओर चलें। जैसा कि नाम से जाहिर है, रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में लेंस की जगह मिरर का उपयोग किया जाता है और इसमें रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन होता है। इस फिगर के सहारे हम इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉनकेव मिरर इस्तेमाल होता है, जिसे एक ट्यूब के बंद सिरे पर लगाया जाता है। ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट प्राइमरी मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज होते हुए सेकेंडरी मिरर पर पड़ती है, जो 45 डिग्री पर मुड़ा होता है। इससे रिफ्लेक्ट होने पर लाइट 90 डिग्री मुड़कर आईपीस को मिल जाती है, जो इसे आंख के देखने लायक पैरेलल रेस में बदल देती है। यहाँ एक खास बात बताना जरूरी है कि टेलीस्कोप में लगने वाले मिरर फ्रंट पॉलिश्ड होते हैं, इसलिए इनमें लाइट के अलग अलग कलर्स में फटने की समस्या नहीं आती है और शार्प इमेज मिल जाती है। लेकिन इन मिरर्स को बहुत संभल कर इस्तेमाल करना होता है। रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप की तरह रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के ऑप्टिक्स बार बार साफ नहीं किए जा सकते, क्योंकि इससे मिरर पर खरोंच भी पड़ सकती है। रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप के ऑप्टिक्स को बार बार कॉलिमेट करना होता है। रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से चलता दिखाई देता है, इसलिए वह फील्ड ऑफ व्यू से बहुत जल्द बाहर हो जाता है। लेकिन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एडवांस स्टडी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बड़ी भी बनाई जा सकती हैं और इनमें रिफ्लेक्टर की तरह साइज की सीमा नहीं रहती।
सच तो ये है कि दुनिया की सारी बड़ी टेलीस्कोप मिरर बेस्ड ही है। कैटेडियोप्ट्रिक टेलीस्कोप में रिफ्लेक्टर और रिफ्रैक्टर दोनों ही किस्म के ऑप्टिक्स इस्तेमाल होते हैं। यह फिगर हमें कैटेडियोप्ट्रिक्स के स्ट्रक्चर को बेहतर समझा सकता है। कैटेडियोप्ट्रिक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी मिरर्स पैरेलल होते हैं। प्राइमरी मिरर के सेंटर में एक छेद होता है। लाइट एक करेक्टर प्लेट से गुजरकर टेलीस्कोप ट्यूब में आती है। प्राइमरी मिरर इसे सेकेंडरी मिरर पर कन्वर्ज करता है और सेकेंडरी मिरर इसे प्राइमरी मिरर के सेंटर होल से निकाल देता है, जहां आईपीस या इमेजिंग डिवाइस इसे कैप्चर कर लेते हैं। कैटेडियोप्ट्रिक्स की बनावट कॉम्प्लेक्स होती है। ये काफी भारी होते हैं, इसलिए ज्यादा पोर्टेबल नहीं होते। और हाँ, थोड़े महंगे भी होते हैं। लेकिन कैटेडियोप्ट्रिक्स एडवांस इमेजिंग और फोटोमेट्री के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। माउंटिंग वह सिस्टम है जो टेलीस्कोप को एक स्टेबल सपोर्ट देता है, साथ ही यूजर को यह फ्रीडम देता है कि वह टेलीस्कोप को स्काई में किसी भी पॉइंट पर अलाइन कर सके। मोटराइज्ड माउंट टेलीस्कोप को ऑटो अलाइन कर सकते हैं, साथ ही लंबे एक्सपोजर के लिए ऑब्जेक्ट को ट्रैक भी कर सकते हैं। टेलीस्कोप के फ्री मैनूवर के लिए हमें दो तरह के मूवमेंट की जरूरत होती है, एक एल्टीट्यूड और दूसरा एजिमथ। एल्टीट्यूड मूवमेंट 0 डिग्री हराइजन से 90 डिग्री जेनिथ तक जाता है और एजिमथ 360 डिग्री जमीन के पैरेलल। ये दो मूवमेंट्स देने वाले माउंट को एल्टाजिमथ माउंट कहा जाता है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आसमान में एकदम वर्टिकल नहीं चलते। दरअसल उनके मूवमेंट का प्लेन एक तरफ झुका होता है और उसके झुकने का एंगल उस जगह की लैटिट्यूड के बराबर होता है। इसलिए किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को सिंगल मूवमेंट से ट्रैक करने के लिए हमें अपने माउंट को उसी एंगल पर रखना होगा। इस तरह की माउंटिंग को इक्वेटोरियल माउंटिंग कहा जाता है। टेलीस्कोप से संबंधित कैलकुलेशन के लिए कुछ टर्म्स और फॉर्मूले होते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली टर्म है मैग्निफिकेशन। यह वो फैक्टर है जो बताता है कि टेलीस्कोप से देखने पर कोई ऑब्जेक्ट कितना करीब दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, अगर 5 मैग्निफिकेशन की टेलीस्कोप से 5 किलोमीटर दूर की किसी चीज को देखें, तो वह ऐसे दिखाई देगी मानो वह 1 किलोमीटर दूर हो। मैग्निफिकेशन को ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और आईपीस की फोकल लेंथ के रेशो के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है। एक अन्य टर्म है एफ रेशो, जिसको ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और ऑब्जेक्टिव के डायामीटर के रेशो के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है। रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप की बात करें तो ऑब्जेक्टिव की जगह प्राइमरी मिरर को कैलकुलेशन में लेंगे। बाकी फैक्टर समान रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी टेलीस्कोप को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद करेगी और आप टेलीस्कोप पर ज्यादा आसानी और दक्षता के साथ काम कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए आर्यभट्ट फाउंडेशन के नोट्स पढ़ें।